हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीएस ब्लास्टर यूट्यूब चैनल पर। और अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एटीट्यूड के बारे में। तो पॉलिटिकल एटीट्यूड के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या होता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सिद्धांतों का समूह होता है, प्रिंसिपल का सेट्स होता है, जिसके आधार पर क्या क्या एक्शन लिए जाने चाहिए किसी राज्य को चलाने के लिए वो निर्धारित किया जाता है। अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो होते हैं उनके प्रकार देखते हैं। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के प्रकार जो होते हैं, सबसे पहला होता है लेफ्टिस्ट, जिसको कहते हैं वामपंथी। तो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी क्या कहता है कि समाज पर फोकस करता है। इसमें जो है खासकर जो भी अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन होता है उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है। दबे कुचले जो होते हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन होता है, एससी, एसटी और अन्य पिछड़े जो लोग होते हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से आर्थिक, उनके कल्याण की बातें की जाती हैं। सब्सिडी का प्रोविज़न किया जाता है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जैसे रिजर्वेशन है, इस तरह की बातें होती हैं आइडियोलॉजी में। उसके बाद होता है राइटिस्ट आइडियोलॉजी। राइटिस्ट का होता है दक्षिणापंथी। इसके तहत जो है ये माना जाता है कि जो समाज में हिरार्की है, जो सोपानक्रम है, वो समाज के लिए हानिकारक नहीं है। मीन्स सोशल हिरार्कीज आर नॉट डिट्रीमेंटल टू सोसाइटी। लेफ्टिस्ट के जो विचारधारा है वहाँ पर उसके विपरीत ये जो है क्या करते हैं कि समाज में अगर कोई परिवर्तन लाना है तो वो क्रमिक रूप से परिवर्तन की बात करते हैं, न कि लेफ्टिस्ट के जैसे अचानक से क्रांति करके करना। जैसे नक्सलवादी आंदोलन था, वहाँ पर रेवोल्यूशन करके जो है वो समाज में परिवर्तन लाना चाह रहे थे। जैसे हमारे गांधी जी हो गए और जो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, ये राइटिस्ट आइडियोलॉजी के थे। वो समाज में क्रमिक रूप से परिवर्तन लाना चाहते थे। वही सुभाष चंद्र बोस, ये सब जो थे ये थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी माइंड से लेफ्टिस्ट थे और इनका मानना था कि हम रेवोल्यूशन के माध्यम से जो है हमें ब्रिटिश एम्परलिज्म को हटाना होगा, जिसका एग्जाम्पल अब आज़ाद हिंद फौज। वही गांधी जी ने आंदोलन का स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, यानी कि स्ट्रगल करना, फिर स्थिर हो जाना, फिर स्ट्रगल करना। तो गांधी जी ने STS यानी कि स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल की नीति अपनाई। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ स्ट्रगल की अपनाई। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल है लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का। उसके बाद आता है सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी, केंद्रीकृत विचारधारा। ये भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का है। इसमें जो है क्या किया जाता है कि इसमें ना तो सोशल ऑर्डर में परिवर्तन की बात की जाती है और ना ही ये जो है इक्वल समाज की बात करता है, इक्वालिटी, सोसाइटी में इक्वालिटी की बात करता है। ये कहता है कि एक बैलेंस समाज बनाए जहाँ पर मध्य शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन को जो है ध्यान में रखा जाए। और ये प्रैग्मेटिज्म, व्यावहारिकता पर ज़्यादा भरोसा करता है। मतलब जहाँ आवश्यकता है वहाँ सोशल ऑर्डर में रिफॉर्म लाया जाए, जहाँ आवश्यकता है वहाँ इनइक्वालिटी पर चोट की जाए। ये बैलेंस अप्रोच अपनाता है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का ये विभिन्न प्रकार के आइडियोलॉजी जो कि पॉलिटिक्स से संबंधित है। कौन कौन से? लेफ्टिस्ट, सेंट्रिस्ट और राइटिस्ट। अब ये हो गया विज़न, जिसको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का विज़न हो गया। अब इस विज़न को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, अब उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है रिएक्शनरी, जिसको कहते हैं रिएक्शनरी का मतलब होता है प्रतिघाती। तो इसमें क्या होता है कि सोशल हिरार्की को जो है रिवाइव करने, मतलब राजा महाराजाओं के टाइम में, प्राचीन काल में जो भी सोशल हिरार्की था, जो भी सोशल ऑर्डर था, या जो भी संस्थाएं थी, सामाजिक संस्थाएं, उसको जो है फिर से स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे तालिबान और ISIS इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। वो आज भी इस्लामिक साम्राज्य जो पहले होता था राजा महाराजाओं के टाइम में, उसकी बात करते हैं, उसको रिवाइव करने की बात करते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव, जिसको संरक्षणवादी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट पर विश्वास करते हैं। जैसे भारत में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुआ तो शुरुआत में भारत का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था वो थोड़ा सोशलिज्म के प्रति झुका हुआ था।
कौन सा सोशलिज्म? गांधीयन सोशलिज्म। फिर धीरे 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 1991 का समय आया तो हम कैपिटलिज्म की तरफ मूव करने लगे, एलपीजी रिफॉर्म की ओर मूव करने लगे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कंजर्वेटिव मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। और तीसरा है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगतिशील। इसमें क्या होता है कि इसमें ये कोशिश की जाती है कि क्रांति करके अचानक से तख्ता पलट कर दिया जाए, सत्ता परिवर्तन, अचानक से ड्रेस्टिक स्टेप ले लिए जाएं इनइक्वालिटी को समाप्त करने के लिए। तो इस तरीके से जो है, जैसे फॉर एग्जांपल जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के संदर्भ में जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, तो बेशक ये ज़रूरी भी था, लेकिन बिना ग्राउंड रियलिटी को जाने, बिना असेसमेंट के अचानक से ये डिसीजन लिया गया, थोड़ा जल्दी लिया गया। तो इसको आप एक तरीके से कह सकते हैं, मैं इसका क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता, लेकिन आप एक तरीके से इसको ऐसे देख सकते हैं। तो ज़रूरी भी था, लेकिन थोड़ा सा सरकार को और समय लेना चाहिए था, थोड़े क्राइटेरिया को और अच्छे से डिफाइन करना चाहिए था। तो ये हो गया पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन। एक बार फिर डिफाइन कर देता हूँ। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के दो एस्पेक्ट होते हैं। विजन में लेफ्टिस्ट, सेंट्रिस्ट और राइटिस्ट, और इम्प्लीमेंटेशन स्टाइल रिएक्शनरी, कंजर्वेटिव, प्रोग्रेसिव। समराइज में ये कहा जा सकता है कि रिएक्शनरी अप्रोच जो होता है वो रिग्रेशन, मतलब पीछे हटने जैसा, जो पुरानी संस्थाएं उसको पुनर्जीवित करना। कंजर्वेटिव अप्रोच में इवोल्यूशन, धीरे धीरे आगे बढ़ाना। और प्रोग्रेसिव अप्रोच में क्या होता है? सीधे क्रांति कर देना, डायरेक्ट अचानक से स्टेप ले लेना। अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनती कैसे है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अगर हम देखें तो इकोनॉमिक स्टेटस। तो प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसका जो इंटरेस्ट होता है, किसी भी मुद्दे के प्रति दिलचस्पी जो होती है, वो इकोनॉमिक स्टेटस पर डिपेंड करती है अधिकांशतः, हमेशा नहीं, अधिकांशतः। तो यदि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रांस में 3 वर्ग थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में जो थे वो वहाँ के पादरी वगैरह थे, चर्च था। सेकंड स्टेट में क्लर्जी, नोबल थे, जो अभिजात्य वर्ग था, जिसको भारत में हम अमीर कहते थे मुगलों के टाइम में। और थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल थे, जिसमें फार्मर वगैरह ये सब आते थे। तो जो ऊपर वाले फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे, उन्होंने क्रांति नहीं की। क्रांति आई थर्ड स्टेट से, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए विद्रोह किया। और सेकंड है एजुकेशन। किसी भी व्यक्ति की एजुकेशन जो है उसके पॉलिटिकल एटीट्यूड पर काफ़ी गहरा प्रभाव डालती है। यदि कोई व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है और डिक्टेटरशिप के बारे में अगर वो ज़्यादा पढ़ता है इन द सेंस, यदि उसकी बुक्स में डिक्टेटरशिप के संदर्भ में जो है ज़्यादा व्याख्या की गई है, तो वो जो है डिक्टेटरशिप के प्रति ज़्यादा आकर्षित होगा, उसका एटीट्यूड डिक्टेटरशिप के प्रति पॉजिटिव होगा। उसके बाद सोशल मीडिया जो है ये भी एक पावरफुल फैक्टर है पॉलिटिकल एटीट्यूड को फॉर्म करने में। सोशल मीडिया पर जो कार्टून, जोक और कैरिकेचर्स आते हैं, वो जो है एक रीच मटेरियल, मतलब एक बहुत बेहतरीन साधन उपलब्ध कराते हैं रूलिंग और अपोजिशन पार्टी के द्वारा कौन से एक्शन लिए जाएं जिससे पॉलिटिकल एटीट्यूड लोगों का प्रभावित किया जा सकता है। तो ये सोशल मीडिया का प्रभाव, मतलब पॉलिटिकल संस्थाएं सोशल मीडिया का उपयोग करके जो है पॉलिटिकल एटीट्यूड बनाने का प्रयास करती हैं। उसके बाद इलेक्शन कैंपेन में चुनाव का जो घोषणा पत्र होता है उसके माध्यम से, भाषण के माध्यम से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो जो हैं लोगों के पॉलिटिकल एटीट्यूड को चेंज करने का प्रयास करती है। इस तरीके से हमने पॉलिटिकल एटीट्यूड देखा। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।